मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एचएनबी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग 10th क्लास के मैथ का कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन आया है बच्चों की तरफ से। उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमें बड़ी खुशी है कि बच्चे घर पे क्वेश्चन को लगा रहे हैं, और जो क्वेश्चन नहीं लग रहा है या जिस क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन है वो कमेंट के माध्यम से भी बच्चे एवं बच्चियां दोनों लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। यह बड़ी खुशी की बात है। तो चले बच्चों, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन आया है, उस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश किया जाए। पहले क्लास 10 रहेगा। क्लास जो आज का वीडियो जो बनेगी, जो लेक्चर होगा वो क्लास 10th मैथ्स, और जो बुक होगी वह NCERT बुक होगी, जिसमें से कुछ क्वेश्चन आए हैं। एक तो था कि एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ये किसी बच्चे की तरफ से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर था 6 और 7, और एक कमेंट और आया था जो किसी बच्चे का था, वो 2.2 से था। एक्सरसाइज है 2.2 से क्वेश्चन नंबर 1 था। यह क्वेश्चन नंबर 1 था, और इसी एक्सरसाइज में 2.2 में ही क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह किसी बच्चे का, उसमें कंफ्यूजन था। वो क्वेश्चन को लगाना था, उसमें कहीं से कुछ कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन सिर्फ एलसीएम लेने में हुआ है बच्चे को। तो उस बच्चे को हम सजेशन देंगे कि वह क्वेश्चन नंबर 2 में क्या उनसे गलती हो रही है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। एक्सरसाइज नंबर है 1.2, और क्वेश्चन नंबर है इस बच्चे का, क्वेश्चन नंबर है 1। ठीक है, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर इस बच्चे का 6 है, 6 था। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। चलें बच्चों, ये सवाल हम लोग के व्हाइट बोर्ड पर आ गया। क्या है, दिया हुआ है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 धन 13 और 7 × 6 × 5 4 ऐसे 3 2 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, तो भाज्य संख्याओं के बारे में आप लोगों ने देखा होगा। जो 3 संख्याएं मैं उसमें रियल नंबर में, वास्तविक संख्याओं में मैंने बताया था, वीडियो नंबर पार्ट नंबर 2 था, कि उसमें भाज्य, अभाज्य और सह अभाज्य संख्या तीनों बताया था। अर्थात कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये तीनों मैं उसमें बता चुका था। तो उस बच्चे के लिए सजेशन है कि पिछली वीडियो जरूर देख लेगा। भाज्य संख्याएं, अब भाज्य संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं, केवल एक ही संख्या भी हम लोग इसमें लिख सकते हैं। जैसे यहां से मैंने 12 लिख दिया है ना, ये 12 लिख दिया। ठीक है, तो यह देखेंगे
कि क्या इसका गुणनखंड यानी वह संख्या, ये जो 12 संख्या है वह एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से यह कट रही है क्या। जैसे अगर 12 को हम देखें तो 1 से भी विभाजित होगी, 2 से भी विभाजित होगी, और 3 से भी विभाजित होगी, और 4 से भी विभाजित होगी, और 6 से भी विभाजित होगी, और मान लेते हैं कि यहाँ 12 से भी विभाजित होगी। ठीक है, ये जो 12 संख्या दी हुई है तो यह कह रहे हैं कि 1 से भी भाग देंगे तो पूर्ण रूप से भाग चली जाएगी, 2 से भी भाग देंगे तब भी पूर्ण रूप से भाग चली जाएगी, 3 चौक को 12, 4 तिहाई 12, 6 गुना के 12, 12 एकम 12, यानी वह 12 के जो जिस संख्या से हमको डिवाइड करना है, भाग देना है, वह एक और स्वयं के अलावा भी आपको 4 संख्याएं दे रही हैं, है ना बच्चों। तो जो भाज्य संख्याएं हैं अर्थात कंपोजिट नंबर जो होता है वह क्या कहता है कि अगर दो अभाज्य दो संख्या यानी एक और स्वयं के अलावा अगर किसी और संख्या से यह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो हम लोग क्या करें कि इसको सॉल्व किया जाए और सॉल्व करने के बाद देखा जाए कि क्या वो जो संख्या आ रही है उसके गुणनखंड एक और वह स्वयं संख्या के अलावा भी कोई गुणनखंड हो जा रहा है क्या। करेक्ट बच्चों। तो अब चले हम लोग सॉल्व करें इसको। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, सॉल्व किया जाए इसको। तो लिखा हुआ है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13 लिखा हुआ है। ठीक है, और हम लोग इस संख्या को मान लेते हैं कि माना यह किसी संख्या x के बराबर, इसको मान लिया जाए। 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 मान लें। अब इसको सॉल्व किया जाएगा, है ना बच्चों। तो जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का गणितीय संक्रिया की विधि से, गणित विधि से भी इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि अगर 2 पद है और यह दोनों पदों में अगर कोई संख्या कॉमन हो तो उसको आप लोग कॉमन लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। ऐसे इन तीनों का गुणा करेंगे फिर 13 उसमें जोड़ेंगे, या इसमें से 13 हम क्या कर लें, इसमें से कॉमन कर लें बच्चों। तो यह आ जाएगा 7 गुणे 11 होगा और प्लस यहाँ पर तो कॉमन हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, तो यह आ जाएगा 13 गुणे यह 11 7 77 हो गया और धन 1 हो गया, और यह हो गया 13 गुणे यह हो जाएगा 78 हो जाएगा बेटा, है ना। तो 13 गुणे 78 अगर हम देखें, है ना, तो 78 का अगर हम मान लीजिए यहाँ पर कहीं फैक्टर कर दें, है कि नहीं, तो यहाँ से देखिए यह 13 हो गया और यहाँ से अगर देखें तो यह 3 से भी कर सकता है। जैसे देखिए 78 है तो 78 को छोटी संख्या 2 से काटें तो 2 तिहाई 6 हो गया, 2 9 18 हो गया, फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 3 3 के 9 हो गया। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 गुणे 3 गुणे 13 लिखेंगे, है कि नहीं। इसका मतलब हो गया बच्चों कि इसका मतलब यह हो गया कि 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13 ऐसे हम लोग लिखते हैं। इसका मतलब कि जो इसका गुणा करने पर जो मान आएगा, जो उसका संख्यात्मक मान आएगा गुणा करने पर, उस संख्यात्मक मान में वह देख रहे हैं कि वह 2 से भी विभाजित होगा, 3 से भी विभाजित हो जाएगा, 13 से भी विभाजित होगा, 1 से भी विभाजित होगा। वह संख्या जितना आएगी वह स्वयं से भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या लिखें कि लिखेंगे, अब इसका गुणा आप लोग कर भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए 14 अगर हम लोग देखें
तो वह 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा, 3 से और 13 से भी होगा और 1014 से भी विभाजित होगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि दी हुई संख्या या x के बराबर हमने मान लिया, तो हम लोग लिखेंगे कि दी हुई संख्या या दी हुई संख्या का संख्यात्मक मान 1014 है और यह संख्या लिख सकते हैं, यह संख्या एक और स्वयं के अलावा, यह संख्या एक और स्वयं संख्या, कौन संख्या जो 1014 है, यह संख्या कौन संख्या 1014 वाली जो संख्या है वह संख्या एक और स्वयं संख्या के अलावा और संख्या से और अलग अलग संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित होती है, है ना, विभाजित होती है। इसलिए इस संख्या, यह जो संख्या दी हुई है यह भाज्य संख्याएं हैं, इसलिए भाज्य संख्याएं हैं। करेक्ट बच्चों? तो यह आप लोगों ने देख लिया कि 7, 11, 13 धन 13 जो दिया हुआ है इसको हमने सॉल्व किया तो यह 1014 आ गया। और इसका ये अगर फैक्टर देखें तो इसको हम लोग एक गुणे भी इस तरह से लिख सकते हैं। तो यह बहुत से अभाज्य इसके गुणनखंड बन जा रहे हैं और यह एक और स्वयं के अलावा भी वह संख्या से विभाजित हो रही है, इसलिए यह जो संख्या होगी यह भाज्य संख्या होगी। ठीक है, इसको नोट कर लें। मिटा देते हैं बच्चों। अब दूसरा देखिए, इसमें दूसरा जो सवाल दिया जा रहा है कि इसका भी थोड़ा, इस पर भी व्याख्या कीजिए कि यह भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है बच्चों, तो उसको भी हम लोग मान लेंगे, माना सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसको मान लेंगे कि यह y के बराबर है और उसको लिख दिए 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो गया और प्लस 5 हो गया। तो हम लोग सॉल्व करने का तरीका क्या मालूम है बच्चों कि इसमें से अगर कुछ कॉमन हो तो उसको कॉमन ले लीजिए। तो इसमें से 5 और 5 ये दोनों कॉमन हो सकता है, या आप लोग कॉमन ना ले तो गुणा करके जोड़ेंगे उसमें, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि 5 अगर कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा बच्चों, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 मिला और धन 1 हो जाएगा, क्योंकि 5 कॉमन हो गया तो इससे इसमें भाग देंगे तो यह 1 हो जाएगा। अब इसको देखेंगे तो 5 गुणे हो जाएगा, है ना, और यह हो जाएगा 7 छक्का 42 हो गया। और यह कितना हो जाएगा बच्चों, 4 3 12 गुना के 24 हो गया, 24 हो गया और प्लस 1 हो गया, है ना। तो अर्थात 24 में 42 का गुणा करना है, 42 में 24 का गुणा करेंगे बच्चों तो क्या देगा, 4 गुना के 8 हो गया, 4 चौका 16 हो गया, 2 गुना के 4 हो गया, 2 चौका 8 हो गया, है ना। तो यह हो गया 8, यह 10, 8 9 10, 1008 हो गया, है ना। अब 1008 में 1 जोड़ना है तो यह लिखेंगे हम लोग कि 5 गुणे यह हो जाएगा 1008 हो गया और प्लस 1 हो गया, अर्थात यह लिखेंगे 5 गुणे 1009 हो गया, है कि नहीं। तो इसमें भी हम लोग देखें
तो इसमें भी एक और स्वयं के अलावा भी गुणनखंड इसके बनेंगे, है ना। तो जब यह एक और स्वयं की संख्या, जैसे कहने का मतलब यह है कि इसका अगर हम गुणा कर दें 1009 में अगर 5 का गुणा कर दें तो 5 9 45 हो गया और 0 5 से कम 5 हो गया, तो यह आ जाएगा, अर्थात यह आ जाएगा जो संख्या 50 और 45 आ जाएगी, है ना। तो हम लोग ये समझने की बात कर रहे हैं, अब इसका गुणनखंड कर सकते हैं, तो 1009 का गुणनखंड कर दीजिए, है ना। तो 1009 का अगर गुणनखंड करें तो किससे कटेगा, यह थोड़ा सा देख लीजिएगा, या रहने दीजिए कोई बात नहीं, यहां से भी आप लोग इसको जवाब दे सकते हैं, उसका गुणनखंड और बना सकते हैं। तो यह संख्या जो होगी, ये जो 50 45 आ रही है जो 5000, वह 5 से भी कटेगी और यह इससे भी कटेगी और 1 से भी कटेगी। तो लिखेंगे कि दी हुई संख्या जो दिया हुआ संख्या का कैलकुलेशन या दी हुई संख्या का गणना जो संख्या आई है उसको हम लोग लिखते हैं। तो संख्या y का मान हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो y का मान आया है ना, एक तथा स्वयं के अलावा एक तथा स्वयं संख्या के अलावा और संख्या से, और में यह हो जाएगा और अलग अलग संख्या से या अलग संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित होती है, इसलिए y संख्या का मान भाज्य संख्या होगी, करेक्ट बच्चों। तो आप लोगों को मैं ये समझाया, यह व्याख्या केवल करने के लिए कह रहा था कि यह इसको हल करिए, जो संख्या आएगी वो दिखाइए कि क्यों भाज्य संख्या है। तो आप लोग जवाब देंगे कि उस संख्या का जो गुणनखंड होगा वह एक और स्वयं संख्या के अलावा भी और संख्या हो रही है, इसलिए यह भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार से यह भी मैं आपको दिखा दिया। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ जाएगा तो कमेंट जरूर करना बेटा, ठीक ना। इसको नोट कर लें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 1.2 का ही क्वेश्चन नंबर 7 है। यह क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हम लोग देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों, यह एनसीईआरटी की बुक है बच्चों, है ना। यह उत्तर प्रदेश राज्य हेतु जो लिखा हुआ है, ये किताब आप लोग लेकर के चलते हैं, हर सेशन में यही चलती है। कुछ बच्चे पूछते हैं कौन सी बुक लेंगे, तो आप लोग एनसीईआरटी की बुक लेंगे हिंदी मीडियम से, क्योंकि यूपी बोर्ड से आप लोग को पढ़ना है, बोर्ड का एग्जाम देना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं क्या यह कह रहा है। कह रहा कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, कोई एक यह वृत्ताकार पथ है ना बच्चों। और इस वृत्ताकार पथ पर कह रहा कि इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में सोनिया कोई बच्ची है,
जो यहाँ से एक चक्कर इसको ऐसे लगा रही है ना, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना समय लग रहा है बच्चों? यह लग रहा 18 मिनट लगते हैं। 18 मिनट लगते हैं। अब कोई जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि नाम का कोई एक बच्चा है, रवि को उसी मैदान को रवि को एक चक्कर लगाने में रवि को उसी मैदान को हम कल के लिख सकते हैं, रवि को उसी वृत्ताकार पथ को, है ना, रवि को उसी वृत्ताकार पथ को एक चक्कर लगाने में लगा समय, इसको कितना लग रहा है बच्चों? 12 मिनट लग रहा है। 12 मिनट लगता है। तो फिर कह रहा है कि मान लीजिए ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? चलो बच्चों इस सवाल को हम लोग देखते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर यह ए, इसको मैं यस मान लेता हूं और इसको मैं आर मान लेता हूं, है ना, तो जो यस है, सोनिया नाम की बच्ची है जो इस वृत्ताकार पथ को जो चक्कर लगा रही है 18 मिनट में लगा रही है, तो सोचना जरा सा, एक चक्कर लगाएंगे तो 18 मिनट, है ना, एक चक्कर लगाने में 18 मिनट। देखना जैसे एक पॉइंट पर चल रहा है तो एक चक्कर, मैं आपको पहले समझा दूं, एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है? इसको यस को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहा है ना। अगर वह उसी को 2 चक्कर अगर कर दिया, 2 चक्कर बच्ची ने कर दी सोनिया ने, तो अब कितना मिनट लगेगा? यह तो 36 मिनट लगेगा। 36 मिनट लगा। ये पहले बार में 18 मिनट था, है ना। तो अब देखिए, अब इस बच्चे के लिए चलिए, रवि के लिए चलिए। रवि को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लग रहा है? यहां से लग रहा है बच्चों 12 मिनट लग रहा है। 12 मिनट लग रहा है बच्चों। तो अगर रवि को ही 2 चक्कर लगाना हो, 2 चक्कर लगाने में कितना हो जाएगा? 24 मिनट लगेगा। 24 मिनट लगेगा। अगर वो 3 चक्कर लगावे, तीसरा चक्कर जो होगा, अगर तीसरा चक्कर जो है उसको लगाने में उसको कितना समय लगेगा? तो यह उसमें 12 मिनट और लगेगा, अर्थात ये 36 मिनट हो जाएगा, है ना। तो वह यही सवाल में कह रहा था कि अगर यह सोनिया यहां से ए से स्टार्ट करे और ऐसे इसको चक्कर लगाने में उसको 18 मिनट लग रहा है, जबकि रवि को उसी स्थान से उसी वृत्ताकार पथ पर चलने में उसको, यानी एक चक्कर लगाने में उसको 12 मिनट लग रहा है। यदि मान लेते हैं कि दोनों कौन यस और आर यहीं से अगर चले और घड़ी से हम लोग मान लिए कहें कि यह उल्टी गिनती गिने कि 3, 2, 1, जैसे हम 1 बोले तो यह दोनों दौड़ना शुरू कर दें, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि कितने समय के बाद, हम कहें कितने समय के बाद वह एक ही स्थान पर दोनों मिलेंगे, यह सवाल कह रहा है। तो इस ऐसे सवाल को हम लोग देखें, आंसर आप लोगों को समझ में आ गया कि यह 2 चक्कर करेगा। 36 मिनट जैसे ही होगा, 36 मिनट ऐसे होगा, जैसे कि 18 मिनट होगा तो यह यहाँ आ जाएगा, और मान लीजिए जो आर है वो 12 मिनट लगेगा यहाँ तक आने में, है ना। इसको 12 मिनट लगेगा, इसको 18 मिनट लगेगा, है ना।
तो यह क्या होगा, यह जो होगा आर जो होगा, रवि जो होगा उसको 36 मिनट में वो 3 चक्कर मार देगा। 36 मिनट में यह जैसे 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर मार दिया 36 मिनट में। और ये जो है, जो सोनिया नाम की बच्ची है, यह 36 मिनट में 2 ही चक्कर लगा पा रही है। अर्थात जो स्टार्ट हुआ है समय, उस स्टार्ट समय के 36 मिनट के बाद यह दोनों फिर इसी एक पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, तो इसको आखिरकार हम लोग कैसे लगाया जाए, करेक्ट बच्चों? तो आइए हम लोग देखते कैसे लगाएंगे। ऐसे सवालों का हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम हम लोग कैसे लेकर के लगाएंगे यह ध्यान दीजिए। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व कैसे होगा कि यहां से लिखा हुआ है सोनिया को 1 चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट है ना। तो एक संख्या हम लोग 18 और मान दें और 12 मान दें। ठीक है, तो 18 का हम लोग फैक्टर करेंगे, अर्थात एलसीएम निकालेंगे। अभी हम इस पर बताएंगे आपको। 18 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 18 का फैक्टर कर दीजिए बच्चों। 18 का फैक्टर करेंगे, 2 9 18, 3 3 के 9, 3 1 3, यानी 2 गुणे 3 गुणे 3 होगा। 2 गुणे 3 गुणे 3 हो गया। इसी तरह से 12 का अगर हम लोग देखें, ये जो एलसीएम निकालने का तरीका जो है, एक तो होता है कि एचसीएफ निकालिए, जो संख्या दिया हुआ है तो वो फार्मूला से लगाइए कि पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक, उसमें इधर से भी लगा सकते हैं। एक फैक्टर गुणनखंड विधि से भी इसको लगा सकते हैं। तो इसका अगर हम लोग देखें तो 2 गुना के 4 तिहाई 12 हो गया। अब यहां से एलसीएम लिखेंगे, इसका एलसीएम लेंगे हम लोग बच्चों। तो एलसीएम क्या होगा, जो एलसीएम आएगा उतना ही मिनट के बाद वह दोनों एक पॉइंट पर फिर पुनः मिलेंगे। तो इसका एलसीएम कैसे लिया जाता है कि यह 2 संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या दोनों में कॉमन मिल रही है। तो हम देख रहे हैं कि 2 कॉमन मिल रही है, 2 हो गया, और यह कॉमन मिल रही है, इसको भी नोट कर लेंगे, है ना। तो एलसीएम में क्या है, मैं बताया था आप लोगों को कि अगर कोई संख्या गुणनखंड जो कॉमन है उसको भी लिखते हैं और जो नहीं कॉमन है उसको भी लिखते हैं। मगर उसमें अब अगर 3 संख्याएं हैं तो उसमें अगर 3 में नहीं मिल रहा तो अगर 2 ही में केवल मिल रहा है, मान लीजिए सपोज कर लीजिए अगर 3 संख्या रहती है कि नहीं, जैसे यह 12 18 है और यहाँ से 36 हो गया या कुछ भी लिख लीजिएगा, तो अगर 3 संख्याएं होती तो तीनों में जो मिलता है उसको पहले लिखते। अब तीनों में नहीं मिल रहा तो कम से कम 2 ही में मिल रहा तो उन दोनों में मिला करके हम लोग 1 मानेंगे। मगर यहाँ पर तो इसमें कोई नहीं मिल रहा, इसलिए 2 गुणे 3 हो गया और इसके बाद है कि नहीं, तो यह कितना हो जाएगा बेटा, ये 2 तिहाई 6 गुणे 6 हो गया, अर्थात कितना हो गया 36 हो गया, है ना। तो यह 36 मिनट बाद पुनः एक स्थान पर पुनः मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये 36 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। ये जो आंसर आ जाएगा 36 मिनट बाद वो पुनः एक स्थान पर मिल जाएंगे। तो हमें यकीन है कि आपको यह समझ में आ गया होगा बेटा। ये भी क्वेश्चन अगर जिस बच्चे का कमेंट था अगर समझ में आ जाए तो जरूर कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। ठीक बेटा, इसको नोट कर लेंगे। अब भी क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन किसी बच्चे की तरफ से था कि 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2.2 है, यानी प्रश्नावली 2.2 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब थोड़ा सा कंफ्यूज हम हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में कई सवाल हैं, तो इसमें से कौन सा सवाल हम बताएं, यह स्पष्ट रूप से कमेंट में नहीं था। तो इसमें कम से कम हम 2 सवाल को ही लगा देते हैं। ठीक है,
जैसे मान लेते हैं कि तीसरा सवाल हम लोग लिखते हैं, इसमें का तीसरा सवाल हम लोग लिख देते हैं। क्या दिया हुआ है कि 6x² माइनस 3 माइनस 7x और कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, यानी शून्य ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात कीजिए। और क्या कह रहा है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, है ना। तो शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। इसको कैसे लगाना पहले यह समझिए, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किया जाए, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो इससे पहले हम आप लोगों को बताए थे कि अगर कोई बहुपद ax² प्लस bx प्लस c हो, है ना, तो इसके अगर शून्यांक हम मान लेते हैं कि माना शून्य अल्फा तथा बीटा है ना, अल्फा तथा बीटा है, तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा यानी इस शून्यांकों का योगफल जो रहता था -b बटा a होता था, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता था बच्चों c बटा a हुआ था। आप लोग पिछली वीडियो में देख लीजिएगा, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे, यानी मानक रूप में रखेंगे। मान लेता हूं, सॉल्व कर रहा हूं बच्चों, इसको हम लोग px के बराबर मान लें और यहां से लिखें 6x² माइनस 7x माइनस 3 लिखते हैं, ठीक है। तो इस बहुपद के शून्य का मतलब यह होगा कि इस बहुपद में चर राशि x के स्थान पर कौन सा मान रखा जाए कि इस बहुपद का मान शून्य हो जाए, और जिस मान वो मान x के स्थान पर रखने पर उस px यानी बहुपद का मान शून्य हो जाएगा, वही मान जो x के स्थान पर रख रहे हैं वही मान उस बहुपद का शून्य कहलाएगा। करेक्ट बच्चों। तो अब हम लोग इसको लगाने का तरीका है कि इसको फैक्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कैसे करेंगे, तो 6 गुणे -3 करेंगे यानी -18 हो गया, है ना। और 18 का ऐसा गुणनखंड करना है कि -18 का ऐसा गुणनखंड करना है, जैसे 9 गुणे 2 कर दीजिए, है ना। तो इन दोनों दो ही गुणनखंड करना, और वो दोनों गुणनखंडों को जोड़ने पर या घटाने पर -7 आना चाहिए। तो हम इसको माइनस कर दें और इसको प्लस कर दें बच्चों, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक हो जाएगा गुणनखंड -9 और एक गुणनखंड हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो यह -18 भी दे देगा। अब इसको लिखेंगे 6x² माइनस 9x प्लस 2x प्लस 3 होगा, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे क्या कॉमन होगा बच्चों, 3x कॉमन ले लेना है, तो क्या मिलेगा, यहां से 2x मिलेगा -3 मिलेगा, और इसमें से मैं यहां से क्या कॉमन होगा, सॉरी यहां पर माइनस था, है ना बच्चों। तो यहां से क्या लिखेंगे कि माइनस अगर हम कॉमन ले लें, माइनस नहीं बल्कि प्लस ही इसमें कॉमन होगा, +1 अगर लिख लें तो यहां मिलेगा 2x -3 मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, यहां से इन दोनों पदों में क्या कॉमन होगा, तो 2x -3 इसमें भी कॉमन हो गया, और यहां से 3x + 1 इसमें भी कॉमन हो गया, है कि नहीं। तो यह px का मान आ गया, ठीक है। इसका मतलब यह हो गया, कि वह कौन सा मान हम लोग यहां पर रखा जाए,
कौन सा मान इसमें रखा जाए कि इस बहुपद का मान शून्य हो जाए, यानी यह px का मान शून्य लाना है, तो इसको 0 के बराबर हम लोग कर देंगे, है ना। तो जब 0 के बराबर करेंगे तो लिखेंगे कि 2x - 3 बराबर 0 कर दें, तो x बराबर क्या देगा, ये 3/2 देगा, है ना, 3/2 देगा। और अगर 3x + 1 बराबर 0 कर दें तो x बराबर क्या देगा, 3x बराबर -1, 3x बराबर -1, तो x बराबर देगा -1/3 होगा, है ना। अर्थात हम लोग देख रहे हैं कि x के स्थान पर 3/2 रखेंगे तब भी इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। तो इसलिए पहला शून्य क्या हो जाएगा, पहला शून्य क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। और दूसरा शून्य कौन सा होगा बेटा, दूसरा शून्य हो जाएगा -1/3 हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। तो कह रहा था कि पहले तो शून्य ज्ञात कीजिए, तो आपका आंसर आ गया कि पहला शून्य 3/2 और दूसरा शून्य -1/3, है ना। तो यहां तक तो आप लोग इसका आंसर निकाल दिए। px को बराबर 0 कर देंगे, अर्थात इसको बराबर 0 कर देंगे। यहां से आप लोग इसको नोट कर सकते हैं कि px बराबर 0 करेंगे, इसलिए यहां से लिखेंगे कि 2x - 3 और यहां लिखेंगे 3x + 1 बराबर 0 करेंगे, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, है ना बच्चों। तो पहला शून्य हो गया 3/2, दूसरा शून्य हो गया -1/3, तो यह तो आंसर आ गया, करेक्ट बच्चों। अब कह रहा है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता यानी चेक करना है, जांच करना है कि क्या शून्यांकों का जो योगफल और गुणनफल हम लोग निकाल रहे हैं उसको एक बार जोड़ें, एक बार गुणा करें और एक बार फार्मूले से लगा कर देखेंगे, है ना बच्चों। तो इसको नोट कर ले पहले। इसको हम मान लेते हैं कि पहला शून्य जो अल्फा बराबर है वह आ गया 3/2 आ गया, और दूसरा शून्य को अगर हम बीटा मान लें तो यह आ जाएगा -1/3 आएगा। यही आपका आंसर था। अब हम लोग चलते हैं इस फार्मूले से, जरा देखते हैं कि योगफल और गुणनफल कितना हो रहा है कि नहीं। तो अब हम लोग जांच करेंगे। यहां से अगर हम लोग एक बहुपद ax² + bx + c लिखें तो इससे अगर हम लोग तुलना करें, यह एक बहुपद है और एक बहुपद यह है, तो अगर यह दोनों बहुपद से अगर हम लोग तुलना कर दें, है ना, तो क्या देगा बच्चों कि a बराबर क्या देगा, तुलना करने पर या कंपेरिजन करेंगे, इस तरह से तुलना करेंगे तो a बराबर क्या देगा, a बराबर 6 देगा, b बराबर क्या मिलेगा बच्चों, -7 मिलेगा, और c बराबर क्या मिलेगा, -3 मिलेगा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योगफल की बात करें तो वह जो होगा, शून्यांकों का योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा, यह होता है -b/a फार्मूला है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो माइनस हो गया और b की जगह पर क्या होगा, -7 होगा, और a की जगह पर क्या होगा, 6 होगा बच्चों। तो यह कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस होगा और 7/6 आएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का जो योगफल होगा वो 7/6 होगा।
अब जरा सा गुणनफल की बात करें। यहां देखिएगा, गुणनफल की अगर बात करते हैं, अल्फा इंटू बीटा अगर हम लोग लगाते हैं तो अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यांकों का गुणनफल, इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, और वो होता है सी बटा ए होता है, अर्थात सी की जगह पर क्या है, -3 है, -3 है, ठीक है, -3 है, और ए की जगह पर क्या है, 6 है, तो यह आ जाएगा -1 बटा 2 हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोगों ने देख लिया कि यह जो है शून्यांकों को बिना निकाले, यह फार्मूला जो है इसका बिना शून्यांकों को निकालने के बाद वो शून्यांक कौन कौन आया यह नहीं बताया, मगर यह बता दिया कि अगर कोई बहुपद दिया है और इसके अगर 2 शून्यांक आएंगे तो उन दोनों शून्यांकों का जो योगफल हम लोग करेंगे वो 7 बटा 6 आएगा, और जो गुणनफल करेंगे वो -1 बटा 2 आएगा। अब उसी का जांच करना है हम लोगों को, है ना, उसी को हमको जांच करना है। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे कि इसको एक बार जोड़ा जाए और एक बार इसका गुणा किया जाए, है ना। तो देखा जाए कि क्या यह मान और उसका योगफल और गुणनफल बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो गया तो समझिए कि यह सत्य है ना, सत्य है। इसको पहले नोट कर ले बच्चों। अब हम इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग क्या करें, कि यह जो अल्फा और बीटा का मान दिया है इन दोनों को जोड़ा जाए, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की जगह पर क्या है बच्चों, 3 बटा 2 है, और प्लस बीटा की जगह पर क्या है, -1 बटा 3 है, अर्थात यह आ जाएगा 3 बटा 2 और -1 बटा 3 होगा। इसका एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, है ना। तो यह हो जाएगा 2 3 6 यानी 3 3 के 9, -3 गुना के 6, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2, है ना। अर्थात यह आ जाएगा 9 में से 2 निकालेंगे 7 और यह आ जाएगा 6। तो हम लोग देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर भी क्या आ गया, 7 बटा 6 आ गया, जो पहले आप लोगों ने डायरेक्ट निकाला था, है ना। तो चेक हो गया। एक बार गुणनफल की बात करें, तो गुणनफल में अल्फा गुणे बीटा है, अल्फा की जगह पर 3 बटा 2, बीटा की जगह पर -1 बटा 3, है ना बच्चों। तो यह 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यह आएगा -1 बटा 2, यानी अल्फा गुणे बीटा का मान आएगा -1 बटा 2। जो हम लोग देख रहे हैं यह दोनों यहाँ मैच कर गया और यह इसके बराबर हो गया। तो इसलिए यह शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच हम लोगों ने संबंध को जब चेक किया तो ऐसा हमने सत्य पाया। ठीक है बच्चों, तो हमें यकीन है कि आप लोगों को यह क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं हम लोग, यह आप लोगों को समझ में जरूर आ जाएगा, है ना बच्चों। तो इस तरह से अगर ये भी क्वेश्चन आप लोगों को जिस बच्चे या बच्ची की तरफ से आया था उस बच्ची को बहुत बहुत धन्यवाद। जो क्वेश्चन बच्चे कर रहे हैं, जो सवाल जहां से भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो आप लोग तुरंत वो फोन के माध्यम से या कमेंट करके आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको भी आप लोग नोट कर लें। एक क्वेश्चन और जो कंफ्यूजन है उसको भी मैं बताता हूं। अब हम इसको मिटा देते हैं बच्चों। इसी एक्सरसाइज का है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में 2 सवाल है। कह रहा कि योगफल और गुणनफल, शून्यांकों का योग तथा गुणनफल
क्रमशः दी गई है। तो इसमें दो सवाल है, एक पहला मैं लिख देता हूं और एक सवाल मैं दूसरा लिख देता हूं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि शून्यांकों का योग दिया हुआ है। माना शून्यांक कौन कौन, माना शून्यांक अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। तो पहला सवाल में दिया है कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4 लिखा है, और अल्फा इंटू बीटा का मान जो दिया है बच्चों वह -1 दिया हुआ है ना। इस सवाल में देखिए, इस सवाल में देखिए कि अल्फा प्लस बीटा का मान जो दिया है वह दिया है कड़ी में 2 लिखा है, और अल्फा इंटू बीटा का मान जो लिखा है 1/3 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो कह रहा था कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, है ना, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यही सवाल था। एक बार मिलान कर लेते हैं, 1/4 -1 दिया है इसमें, और इसमें करड़ी पे 2 और 1/3 दिया है। ठीक है बच्चों, तो इस सवाल में जो कंफ्यूजन था हम बता दे रहे हैं क्या हुआ है कि यहाँ से जब हम सवाल को लगाए थे, है ना, तो हम लोग यहाँ से लिखे थे कि ax² प्लस bx प्लस c किए थे, और यहाँ पर कोई कांस्टेंट था, और यहाँ लिखे थे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x लिखे थे, और प्लस अल्फा बीटा लिखे थे, है ना बच्चों। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें, सॉल्यूशन देखें इसका, है ना, तो क्या यहाँ से होगा, यहाँ पर तो k होगा, x² होगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 1/4 मैं बताया था x था, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर -1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, यहाँ से ax² प्लस bx प्लस c है, तो यहाँ से या तो k को हम लोग इधर लिख दें, तो ax² प्लस bx प्लस c बटा k इधर कर दें, और इधर जो हो जाएगा, इसका एलसीएम आपको लेने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, मुझको लग रहा है कि उस बच्चे के अंदर थोड़ा यही कंफ्यूजन था। एक तो कमेंट हुआ स्पष्ट भी नहीं था, कमेंट थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब कमेंट करें तो आप लोग स्पष्ट रूप से क्वेश्चन नंबर डाल दिया करें, क्योंकि उसमें मैंने देखा था कि एग्जाम्पल उसमें लिखा था कि एग्जाम्पल 1 में अगर यह सवाल ऐसे हो रहा है तो एग्जाम्पल 2 में क्या होना चाहिए, इसके हिसाब से वो गड़बड़ हो रहा था। तो हमने एग्जाम्पल जो बताता हूँ बच्चों, हो सकता है वो एग्जाम्पल आपके बुक का कोई क्वेश्चन मैच कर जाता है, तो अगर हम एग्जाम्पल लिखते हैं तो आप लोग भी एग्जाम्पल दें, तो इस तरह से हमको स्पष्ट रूप से समझ, जबकि यह एग्जाम्पल नहीं है, आपके बुक का यह क्वेश्चन है। अब हम खोजें कि हम अपने वीडियो लेक्चर जो बनाए हैं उसमें यह एग्जाम्पल 2 कहाँ है, तो कहीं मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए कमेंट थोड़ा स्पष्ट रूप से लिखा करें बच्चों। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ से जो है ये 4 हो जाएगा, ठीक है, तो 4 हो जाएगा, तो इसका 4 का देखिए मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 4, 1 का इस 4 में भाग करेंगे, 4 बार जाएगा, 4 का इसमें गुणा करेंगे, तो यह आएगा 4x², 4 का इसमें 4 को भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो केवल वह x ही बचेगा, 1 का इस 4 में भाग देंगे तो 4 जाएगा, और 4 का फिर इसमें गुणा करेंगे तो यह -4। ये पिछली कक्षाओं में इस तरह से बताया जाता है कि नहीं। तो अगर हम k से k 4 होगा, इसको हटा देते हैं, है कि नहीं, k बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसको हटा देते हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा, बहुपद जो मिलेगा कि ax² प्लस bx प्लस c आएगा, और यहाँ से लिखेंगे 4ax² माइनस x माइनस 4 देगा, तो यही आंसर आ जाएगा आप लोग, है ना, या क्वेश्चन नंबर दूसरे का फर्स्ट का यह आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस सवाल में चलें, इस सवाल को जरा सा चलें देखें उसमें क्या हो रहा है, उस सवाल में थोड़ा देखते हैं हम लोग क्या इसमें आएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर मैं इस सवाल को सॉल्व करूं, है ना बच्चों, तो मैं यहां से लिखूंगा कि ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी लिखूं और यहाँ से के लिखूं और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स लिखूं और अल्फा इंटू बीटा लिखूं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, तो यहाँ से के होगा और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2 लिखेंगे, अंडर रूट 2 लिखेंगे, यहाँ एक्स हो गया और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर दिया है 1/3 दिया है ना। तो यहाँ से इससे अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो यह लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बटा के लिखेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1/3। अब यहीं पर आपको थोड़ा समझने की बात है ना, यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है आपको कि इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम 3 होगा है ना, उस 3 में 1 से भाग करेंगे, नियम तो यही ना है, दो ऐसे जोड़ने का, जो अगर भिन्न में कोई है तो उसको जोड़ने का मतलब कैसे होता है, उसका जो हर है उसका एलसीएम लिया जाता है। तो जब एलसीएम हो गया 3 और 1 से भाग देंगे तो 3 होगा और 3 बार जब गया तो 3 का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो यह देगा 3x स्क्वायर देगा। इस 1 का इसमें भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 3 का फिर उसमें भागफल में जो आया उसका इसमें गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 3 का में 2x होगा और 3 का इस 3 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो केवल 1 आएगा। ठीक है, मुझको समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था कि ये कमेंट क्या आया है। उस बच्चे का नाम था कि जब यहाँ पर -4 हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्यों नहीं +3 हो रहा है, शायद इसी तरह से था उसमें कि अगर आपने सवाल लगाया है तो यहाँ पर भी आपको -4 लिखना चाहिए, एक्स स्क्वायर -4x -4। नहीं बेटा ये नहीं होगा है ना, एलसीएम आप ले रहे हैं तो एलसीएम लेने के बाद जब 4 से इसमें भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो वही रह जाएगा। ठीक है, मगर इसमें जो है एलसीएम 3 हो रहा है, ये जो 3 का इसमें गुणा होगा। ठीक है, तो इस तरह से यह हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बटा k हो गया और k बराबर यहाँ से 3 हो जाएगा, इसको हम लोग हटा देते हैं है ना, तो आपको क्या आंसर देगा, ये आंसर जो दे देगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी जो बहुपद आएगा, जो बहुपद आएगा बच्चों वो किसके बराबर आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x और प्लस 1 आएगा। कैलकुलेशन में कहीं थोड़ा सा गलत हो सकता है तो आप लोग समझ जाएंगे है ना। तो यह आंसर आ गया। हमें यकीन है कि आप लोगों को जो भी कंफ्यूजन था, जो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, वो आप लोगों ने पूछा और हमने बताने की कोशिश किया। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ये जो 2 चैप्टर 2 लेसन हमने आर्टिकल समाप्त किया है, इसका क्वेश्चन आप लोग तुरंत लगा लें और फेयर करते चलिएगा। अगर जब तक आप लोग का ये क्वेश्चन का कमेंट आता रहेगा तब तक हम इसको लगाने का प्रयास करेंगे, और अगर टोटल क्वेश्चन यदि लग गया हो तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए ताकि हम अपना अगला लेसन स्टार्ट करें। ठीक है बेटा, इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।